गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म देखे थे। उससे लास्ट लेक्चर जब उसमें अपन ने वीडियो में देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी चीज़ें अपन चर्चा कर चुके थे। और मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में कहा था कि इसके बाद में अपन अगले वीडियो में 2-3 क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। आज उन क्वेश्चनों की अपन चर्चा करते हैं। छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन हैं जिनसे तुम्हें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तो तुम पूछ सकते हो। जैसे मान लो एक पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हीलियम नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्वेश्चन छोटा सा है। हीलियम नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखो, हीलियम नाभिक है। हीलियम नाभिक का मतलब, आंसर सॉल्व करते हैं इसको। हीलियम नाभिक का मतलब हो गया 2He4। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, और प्रोटॉन के ऊपर, यानी जो नाभिक, हीलियम के नाभिक पर जो चार्ज होगा उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे। और हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी Q बराबर आ जाएगा अपने पास 2E। 2E का मतलब 2 प्रोटॉन है, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। तो Q बराबर आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। R बराबर अपने को दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, तो R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है E = KQ/R²। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो आसानी से ये क्वेश्चन निकाला जा सकता है। तो E = आ जाएगा अपने पास K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q की वैल्यू 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन R की वैल्यू है अपने पास 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। तो E = आ जाएगा अपने पास, E = आएगा 9 × 2, इसको अपन एक जगह कर लिया है, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -19, ये अपने पास बच गया है 10 की पावर -10 अपॉन नीचे 10 की पावर -20। E = 18 गुणा 10 की पावर -10 गुणा 10 की पावर 20, गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, तो E बराबर आ जाएगा अपने पास 18 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। तो हीलियम नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो होगा E बराबर 18 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन है किसी 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के बिंदु A व B पर 2 माइक्रोकूलम आवेश प्लस 2 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है, तो त्रिभुज के बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से पढ़ लीजिए। कोई अपने पास समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा अपने को 2 सेंटीमीटर दे रखी है, उसके ए और बी बिंदु पर जो आवेश दिया गया है वो अपने को +2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, और उसके बिंदु सी पर अपने से पूछा है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चलो आंसर। पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं,
ये अपना समबाहु त्रिभुज, इसका ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, प्रत्येक भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ए और बी बिंदु पर यहाँ पर +2 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर भी +2 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है। कह क्या रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि और अपन जानते भी हैं कि +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु की तरफ होती है जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान लो कि इस एक बिंदु के कारण ए बिंदु पर जो +2 माइक्रोकुलाम आवेश है उसके कारण बिंदु सी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको अपन मान लेते हैं E1 और जिसकी दिशा होगी हमेशा बिंदु की तरफ यानी बिंदु सी की तरफ। ठीक उसी प्रकार इस बिंदु बी पर भी +q आवेश है और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अपने को सी बिंदु पर, तो इसकी भी दिशा किधर होगी? बिंदु सी की तरफ होगी, क्योंकि धनावेश के कारण दिशा किधर होती है? हमेशा बाहर की तरफ, यानी उस बिंदु की तरफ जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E2, जिसकी दिशा बाहर की तरफ। ये एंगल 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला भी कितना होगा? 60 डिग्री। इन दोनों की इस ऊपर वाले डायग्राम को मैं यहां बना लेता हूं। अपनी स्थिति बन गई है ये वाली, ये अपना E1 है, ये अपना E2 है, ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री। इन दोनों का जो परिणामी होगा E, इसकी अपने को वैल्यू ज्ञात करनी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाओं को अपन ने रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन ने जैसे कहा ए बिंदु के और बी बिंदु पर +2 माइक्रोकुलाम दोनों आवेश रखे हुए हैं। +q आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी। ऐसे ही इस वाले +q आवेश के कारण भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी। इस वाले के कारण अपन ने E1 मान ली है और इसके वाले के कारण अपन ने E2 मान लिया, और दोनों का जो परिणामी है उसको अपन ने E मान लिया। अब अपन जानते हैं अपने को Q बराबर दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम। 2 माइक्रोकुलाम का मतलब 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। दूरी R बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 2 × 10⁻2 मीटर। पहले ए बिंदु पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए बिंदु पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ली है E1, और E बराबर होता है अपने पास KQ/R²। तो E1 बराबर हो जाएगा अपने पास Q की वैल्यू रख दो, K की भी वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁹ इंटू, या इसको एक बार अपन इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। चलो ऐसे ही करते हैं। 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6। R की वैल्यू है अपने पास 2 × 10⁻⁻2 मीटर, तो 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आगे निकाले अपन, तो E2 बराबर भी क्या निकलेगा अपने पास? 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 माइक्रोकुलाम आवेश है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोकुलाम आवेश है। बिंदु बी के कारण ये लिखा है अपन ने, बिंदु बी पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि अपन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इससे देखें, कैलकुलेशन बाद में करेंगे इसकी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर अपन देखें तो अपने पास E1 का जो परिमाण है वो किसके बराबर है? E2 के परिमाण के बराबर है। परिणामी जो निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है E बराबर, वो होता है √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यही फॉर्मूला होता है। जैसे 11th क्लास में अपन R² बराबर लिखते थे R बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। परिणामी बल निकालने का या किसी भी चीज का जो सूत्र है परिणामी निकालने का, वो है अपने पास इस तरीके से लिखा जाता है। ऊपर लिखा हुआ है E1 बराबर है E2 के, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो E बराबर यहाँ पर क्या आएगा अपने पास? E1² प्लस
E1 स्क्वायर E2 की जगह मैंने E1 रख दिया है प्लस 2E1 इंटू E1 कॉस थीटा। E बराबर आ जाएगा अपने पास 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर और ये आएगा अपने पास कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि E1 और E2 के बीच में जो कोण है वो 60 डिग्री का है। वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। E बराबर अंडर रूट 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर और कॉस 60। यहाँ से E इज इक्वल्स टू अपने पास 2E1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा अपने पास 1 प्लस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दो। E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 2E1 स्क्वायर 1 प्लस 1/2। तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 2E1 स्क्वायर, इसको ऐड कर दे अपन तो एक ये 2 प्लस 1 यानी 3/2। अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 3E1। E1 की वैल्यू जो अपन ने निकाली थी वो पुट कर दो, तो अंडर रूट 3 इंटू वैल्यू निकाली थी अपन ने 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2 गुणा 10 की पावर -6/2 गुणा 10 की पावर -2 का ऑल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से क्वेश्चन। इस वाले बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। घन के कोने पर दे सकता है वो, या किसी और आकृति का नाम ले सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरीके से करने हैं। जैसे एक वर्ग का जो अपन क्वेश्चन लेंगे, अभी एक अच्छा क्वेश्चन है वर्ग का भी, उसको भी समझते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं, डायग्राम में ही शो कर रहा हूं। अपने पास एक वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग के ABCD वर्ग की भुजा अपने को A दी हुई है। A बिंदु पर +Q, B बिंदु पर -Q, C बिंदु पर +2Q और D बिंदु पर दे दिया है -2Q। ये 4 आवेश दिए हैं और अपने को कह रहा है कि बिंदु O पर वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये वर्ग का विकर्ण हो गया, तो ये वर्ग का केंद्र O, इसके ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अपने को पता है कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। वर्ग के लिए सीधा भी याद रख सकते हो A/√2। लेकिन इस +Q आवेश के कारण O की लिए दिशा बाहर की तरफ, क्योंकि ये धनावेश है और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? उस बिंदु की तरफ जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए EA होगा, इसके लिए B के लिए आवेश की तरफ होगी यानी EB। इसी प्रकार इसके कारण क्या हो जाएगा अपने पास? EC। इसके कारण B बाहर की तरफ होगा और वो हो जाएगी अपने पास ED। दिशा शो कर दी है अपन ने। उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अपन देखते हैं कि EA और EC ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अपने को पता है कि या तो EA माइनस EC होगी या EC माइनस EA होगी। सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, EA और EC की। EA और EC एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो या तो EA माइनस EC होगी या EC माइनस EA होगी। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा? वो माइनस कम वाला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, EA इज इक्वल्स टू होगा अपने पास, क्योंकि E इज इक्वल्स टू होता है KQ/R²। तो EA इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास KQ/R² की वैल्यू A/√2, तो A/√2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं EB निकालूं तो EC निकालूं तो EC इज इक्वल्स टू आ जाएगा K2Q/A/√2 का होल स्क्वायर। यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि EC इज ग्रेटर देन है EA के। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
किसके लिए? ई सी और ई ए के लिए। वो मान लेता हूं मैं E1, और वो E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास ई सी माइनस ई ए। इसकी दिशा किधर होगी फिर E1 की? E1 की दिशा उधर होगी जिधर अपने पास जिस वाले आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और EC वाले आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, क्योंकि EC के ऊपर C बिंदु पर आवेश का मान ज्यादा है। और इसकी दिशा किधर है? CA के अनुदिश, यानी E1 की जो दिशा हो जाएगी वो आ जाएगी अपनी CA के अनुदिश, या इसको OA के अनुदिश भी लिख सकते हैं। वैल्यू चाहो तो पुट कर लो, और चाहे तो अपन बाद में भी पुट कर सकते हैं। पुट कर लेते हैं वैल्यू। E1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K2Q अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो E1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास, कॉमन आ रहा है KQ A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी बच जाएगा अपने पास 1, तो ये आ जाएगा अपने पास KQ अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे अपन चर्चा कर चुके हैं अभी तक अपन EA और EC के लिए, यानी A के ऊपर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं EA, C के ऊपर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं EC। चूंकि EA और EC दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी E1 होगा वो हो जाएगा अपने पास EC माइनस EA, क्योंकि EC बड़ा है किससे? EA से। वैल्यू पुट की और अपन ने E1 की वैल्यू निकाल दी। अब अपन EB की और ED की बात करते हैं। तो EB बराबर क्या होगा अपने पास? EB बराबर होगा K माइनस Q अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये सारी EA, EB, EC, ED ये सब किसके कहां पर निकाल रहे हैं अपन? O बिंदु पर निकाल रहे हैं। ऐसे ही ED बराबर हो जाएगा अपने पास K माइनस का 2Q अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। डायग्राम में अगर अपन देखें तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः इनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? ED इज ग्रेटर देन EB है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E2 मान लेते हैं, और E2 बराबर हो जाएगा ED माइनस EB। वैल्यू पुट करेंगे, मॉड ले लेंगे, इन दोनों का मॉड ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? EB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास KQ अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ EB। ऐसे ही K2Q अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास ED। तो E2 इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करें, ED की वैल्यू है K2Q अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। वही कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2KQ अपॉन A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो पहले अपन ने परिणामी निकाला है EA और EC का परिणामी E1 निकाला है, फिर अपन ने परिणामी निकाला है EB और ED का परिणामी E2 निकाला है। इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा किधर होगी? जिधर जिधर किसकी दिशा है? जिसका परिमाण किसका ज्यादा है? ED का ज्यादा है। और ED की दिशा किधर है? ED के लिए इधर, यानी यहां पर E2 की जो दिशा होगी वो इधर हो जाएगी। अब E1 और E2 का भी परिणामी निकाला जाएगा। E1 और E2 का परिणामी निकालें तो इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूं कि अपनी जो डायग्राम है वो ये बन गया। अब इधर तो आ गया अपने पास E1 और इधर आ गया अपने पास E2, और इन दोनों का जो परिणामी हो जाएगा वो हो जाएगा E, और ये अपने पास कोण जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री। और परिणामी निकालने का सूत्र फॉर्मूला अपने को पता है, फॉर्मूला होता है अपने पास E इज इक्वल्स टू, या मॉड ऑफ E इज इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। मॉड ऑफ, चूंकि अपन ने देखा था इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, मॉड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू है मॉड ऑफ E2 के, तो मॉड ऑफ E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2
E1 स्क्वायर cos 90। मॉड ऑफ E इज इक्वल्स टू cos 90 की वैल्यू होती है अपने पास 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर। तो मॉड ऑफ E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास √2 E1 और E2 की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास √2, वैल्यू निकाली थी अपने E1 की वैल्यू निकाली थी अपन ने 2KQ/A स्क्वायर। तो ये अपने पास आ चुका है। अब तुम्हें A की वैल्यू वो दे सकता है, Q की वैल्यू वो दे सकता है, कोई भी वैल्यू तुम्हें दी गई होगी तो उसके लिए तुम फॉर्मूले में मान रख दोगे। जैसे मान लो Q की वैल्यू तुम्हें दे दे कि Q की वैल्यू 2 कूलाम है, 5 कूलाम है, 8 कूलाम है, वर्ग की भुजा इतनी सेंटीमीटर है, वो सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखकर और अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस करना, समझ में आ गया होगा। एक बार खुद निकालोगे तो समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि अपने पास, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं मैं, क्वेश्चन को डायग्राम में ही शो कर रहा हूं। एक गोला है, इसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इस गोले के पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू वो दे रखी है अपने को 20 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन कह रहा है कि इससे अर्ध, ये वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान लो कि कितने आवेश के कारण है, वो भी अपन लिख देंगे। मान लो कि जो आवेश Q की वैल्यू दे रखी है वो अपने को दे रखी है 5 × 10⁻⁻6 कूलम। इस 5 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपने पास 20 न्यूटन पर कूलम दे रखी है। वो कह रहा है क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन वाले क्वेश्चनों के लिए तुम डायरेक्ट चार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना। E बराबर होता है अपने पास KQ/R²। दो दूरियां दे रखी हैं तो इसका मतलब अपन दो विद्युत क्षेत्र लिखेंगे। E1 बराबर KQ/R1² और E2 बराबर KQ/R2²। समान चार्ज के लिए पूछ रहा है, समान चार्ज के लिए पूछेगा तो अपन अनुपात निकाल लेते हैं E1/E2। तो KQ/R1² बटे KQ/R2²। KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, R2² ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास R2² R1²। अब किसी की भी वैल्यू पूछो, E1 की वैल्यू अपने को दे रखी है, E1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम। E2 की वैल्यू वो पूछना चाहता है, R1 की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू दे रखी है उसने 15 सेंटीमीटर। यानी इसको अपन लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻2 मीटर, और यह आ जाएगा अपने पास 15 × 10⁻⁻2 मीटर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इनको इधर ले लो। E2 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो E2 बराबर आ जाएगा R1² इंटू E1। E2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास, R1² की वैल्यू है 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर बटे 15 × 10⁻2 का होल स्क्वायर इंटू 20। E1 की वैल्यू दे रखी है न्यूटन पर कूलम। 10⁻2 स्क्वायर से 10⁻2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। E2 बराबर 10/15 इंटू 20। E2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 200/15। इसको सॉल्व कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये विद्युत क्षेत्र के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपन जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भी करेंगे। आप लोग भी करते रहना, जो भी डाउट हो वो पूछते रहना। अब अपन एक टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं छोटे से। टॉपिक है आज अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में अब अपन बात करेंगे द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, इसकी अपन चर्चा करें तो द्विध्रुव क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, जिसके अंदर दो ध्रुव होंगे, और किसके दो ध्रुव होंगे, प्लस और माइनस
दो चार्ज होंगे जो परिमाण में समान होंगे लेकिन प्रकृति में विपरीत होंगे। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए खास बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर जो दोनों आवेश होंगे परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत होंगे, वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। यानी ये वाली स्थिति होगी, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, द्विध्रुव के बीच की जो दूरी ली जाती है वो ली जाती है d बराबर 2a। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, आघूर्ण की बात अपन बाद में करेंगे, फिलहाल द्विध्रुव की बात करते हैं कि परिभाषा क्या बनी, परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेशों का समूह द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव कहलाता है यदि दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। आइडियल द्विध्रुव की भी यही कंडीशन होती है। आदर्श द्विध्रुव के लिए हमेशा याद रखना, आदर्श द्विध्रुव वो द्विध्रुव कहलाएगा जिसमें आवेशों का जो परिमाण होगा वो तो अधिक होगा और द्विध्रुव के जो बीच की आवेशों के जो बीच की दूरी होगी वो हमेशा अल्प होगी, यानी नगण्य होगी, शून्य की ओर अग्रसर होगी और आवेश का परिमाण अधिक होगा यानी अनंत की ओर अग्रसर होगा। आदर्श द्विध्रुव की डेफिनेशन पूछी गई डेफिनेशन है आरबीएससी एग्जाम में। तो परिभाषा है अपनी, परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेशों का समूह द्विध्रुव कहलाता है। प्लस 2q माइनस 2q एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, लेकिन प्लस 2q और माइनस q ये एक द्विध्रुव का निर्माण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही लिख चुका हूं कि परिमाण में समान होने चाहिए। यहां पर परिमाण इसका +2 है और इसका परिमाण -1 है, इसका मतलब ये परिमाण में समान नहीं है। हालांकि प्रकृति में विपरीत है लेकिन परिमाण में समान नहीं होने के कारण ये द्विध्रुव का निर्माण नहीं करेंगे और ये द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, क्योंकि इसका परिमाण +2 और इसका परिमाण भी क्या है अपने पास 2 है, परिमाण प्लस में लिखा जा सकता है। अब अपन द्विध्रुव के बारे में एक छोटी सी बात और बता देते हैं। ये अपना द्विध्रुव -q और +q, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है अक्षीय रेखा। दूसरी बात, दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु होता है वो कहलाता है द्विध्रुव का केंद्र। इस अक्षीय रेखा को अनुदैर्ध्य रेखा भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य रेखा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा या अनुप्रस्थ रेखा या द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। इसको अनुप्रस्थ, विषुवतीय या इसको अपन बोल सकते हैं निरक्षीय रेखा। तो ध्यान रखना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके अनुदिश जो रेखा होगी वो अक्षीय रेखा या अनुदैर्ध्य रेखा कहलाएगी। दोनों आवेशों का जो केंद्र होगा, बीच का बिंदु होगा, वो द्विध्रुव का केंद्र कहलाएगा और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी अपने पास, क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। उसके बाद में अपने पास लिखा हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की फिलहाल परिभाषा याद रखना। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है, ये अपना कोई द्विध्रुव है -q और ये +q, दोनों के बीच की दूरी d बराबर है 2a। द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि पहली बात तो ये ध्यान रखना, द्विध्रुव आघूर्ण को p से रिप्रेजेंट करता है। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होगी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। परिमाण लेंगे तो चाहे -q ले लो चाहे +q ले लो, परिमाण q ही लिखा जाएगा। तो p बराबर q इंटू 2a, यानी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, अपना द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं अपन p से। मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, जब भी किसी कोई परिभाषा देते हो उसकी परिभाषा दो, उसका डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ, फिर ये बताओ कि वो सदिश राशि है या अदिश राशि। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी, और दिशा किधर होगी? द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा याद रखना विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के
विपरीत दिशा में होती है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो द्विध्रुवीय आघूर्ण की दिशा किधर हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी। मात्रक की बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो होगा मात्रक। तीसरी बात अपन मात्रक की करते हैं, तो अपने को पता है कि आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। ये एसआई पद्धति है, एमकेएस पद्धति की बात की गई है। सीजीएस पद्धति में तुम्हें पता है कूलाम को स्टेट कूलाम और मीटर को अपन क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है अन्य मात्रक होता है इसका डेबाई। तो द्विध्रुव आघूर्ण का ये मात्रक याद रखना, द्विध्रुव आघूर्ण का अन्य मात्रक होता है डेबाई, और एक डेबाई जिसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर 3.3 गुणा 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर होता है। लास्ट चौथी बात करें तो द्विध्रुव विमा होती है वो होती है A1 T1, दूरी की जो विमा होगी वो होगी L1। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो विमा हो जाएगी वो आ जाएगी अपने पास M0 L1 A1 T1। ये था अपना द्विध्रुवीय एवं द्विध्रुवीय आघूर्ण। वापस 1 मिनट में मैं रिपीट कर देता हूँ। द्विध्रुवीय दो परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेशों का समूह द्विध्रुवीय कहलाएगा। कंडीशन ये है कि दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होने चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। सदिश राशि है, दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी। मात्रक इसका कूलाम इंटू मीटर। एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बात करेंगे तो स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर होगा। अन्य मात्रक डेबाई होता है, एक डेबाई बराबर 3.3 गुणा 10⁻³ 30 कूलाम इंटू मीटर। विमा इसकी M0 L1 A1 T1। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अपन किसी भी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में।